Hello dear students, we were discussing chapter surface chemistry and topic was colloids. तो बेटा नेक्स्ट है मेथड्स टू प्रिपेयर कोलोइड्स। कोलोइड्स को हम कैसे प्रिपेयर करें। दो टाइप के कोलोइड्स मैंने आप लोगों को बताए थे। फर्स्ट इज लायोफिलिक कोलोइड। बेटा अगर मैं लायोफिलिक कोलोइड्स को बनाने की बात करूं, बेटा लायोफिलिक कोलोइड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन काफी अच्छा हो, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, लायोफिलिक कोलोइड। तो इसका मतलब यह है कि अगर लायोफिलिक कोलोइड मुझे बनाना है तो मैं सिंपली डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को क्या कर दूंगा बेटा, मिक्स कर दूंगा, उनके बॉन्ड अपने आप से बन जाएंगे। तो बेटा इसको बनाने के लिए कोई अलग से मेथड की जरूरत नहीं है, हम इसे सिंपली मिक्स करके भी बना सकते हैं। सो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली मिक्सिंग dispersed phase and dispersion medium। तो बेटा इसके बाद सेकंड है लायोफोबिक कोलोइड्स। बेटा लायोफोबिक कोलोइड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में रिपल्सन्स हो, मतलब वो एक दूसरे के पास नहीं आना चाहेंगे। तो उनको बनाने के लिए मुझे कौन से मेथड्स की जरूरत है बेटा, सबसे पहली बात तो उनके बीच में मुझे एक स्टेबलाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, जो कि दोनों के बीच में बॉन्ड बना सके, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज को साथ रख सके। तो पहली बात तो बेटा इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है, सिंपली मिक्सिंग से नहीं बनेगा, a stabilizing agent is required। a stabilizing agent is required। ओके स्टूडेंट्स, लायोफोबिक कोलोइड बनाने का सबसे पहला मेथड ब्रैडिक्स आर्क मेथड, या फिर इसको बोलते हैं बेटा मेटल डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो देखो बेटा इस मेथड में क्या होता है, पहली बात आप लोग सेटअप को समझो। मेरे पास सबसे बाहर की साइड एक आइस बाथ है बेटा। आइस बाथ मतलब कि मैंने इसमें क्या लगा रखा है, आइस लगा रखा है, ताकि मेरा सिस्टम क्या रहे बेटा, कूल रहे। और इसके कंटेनर के अंदर मैंने डाल रखा है बेटा वाटर प्लस KOH। और उसके अंदर देखो बेटा मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, जिसको बैटरी से जोड़ा है, और दोनों तरफ मेटल रोड्स हैं, और बीच में एक इलेक्ट्रिक आर्क लगा दी दोनों मेटल रोड्स के बीच में। इलेक्ट्रिक आर्क क्या करेगा बेटा, हीट प्रोड्यूस करेगा काफी ज्यादा अमाउंट में, और इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा कि ये जो मेटल की रोड है बेटा, यहाँ पर जो मेटल बना हुआ है, इस मेटल को वेपोराइज कर देगा। मेटल यहां से आर्क के पास से वेपोराइज होने लगेगा, और आइस बात की वजह से ये जो सॉल्यूशन है बेटा H2O प्लस KOH, ये क्या करेगा बेटा, जो वेपर्स बने उनको तुरंत कूल करेगा, और कूल करेगा, और उसके बाद ये जो वेपर्स है बेटा ये यहीं पे ठंडे होके कोलोइड की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर रह जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे पास मेटल का कोलोइड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक आर्क पहले मेटल को वेपोराइज करेगी, और उन वेपर्स को ये जो आइस बाथ है बेटा वापस क्या करेगा, कूल करेगा, जो कि कोलोइड की फॉर्म में सॉल्यूशन में रहेंगे। तो मैं बोल सकता हूं बेटा सबसे पहला काम क्या होगा, इलेक्ट्रिक आर्क वेपोराइजेज मेटल। वेपर्स आर कंडेंस्ड, जो वेपर्स बन गए बेटा उनको कंडेंस कर देगा, किसकी वजह से, आइस बाथ की वजह से। वेपर्स आर कंडेंस्ड ड्यू टू आइस बाथ and forms colloid। और बेटा ये जो कोलोइड बन गया, ये लायोफोबिक कोलोइड बना है, तो हमें एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो KOH है बेटा, ये जो मैंने सॉल्यूशन में डाल रखा है KOH,
ये एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये कोलोइड को स्टेबलाइज कर रहा है। लायोफोबिक कोलोइड को मुझे स्टेबलाइज करने के लिए एक एजेंट डालने की जरूरत होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि OH माइनस आयंस are stabilizing agents। बेटा लायोफोबिक कोलोइड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय ए केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल बेटा केमिकल रिएक्शन से हम लोग बनाएंगे, जैसे कि मान लो H2S प्लस O2, इट विल फॉर्म H2O plus S सल्फर विच इज ए कोलोइड। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल H2S plus SO2 it will form H2O plus 3S, 3 sulfur atoms which will aggregate means which will combine to form colloidal particles। और second example is FeCl3 plus H2O it will form FeOH thrice। These molecules will form ferric hydroxide will form colloid plus 3 molecules of HCl। बेटा नेक्स्ट मेथड इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिला देते हैं एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, उनको सिंपली हम लोग मिक्स कर देंगे। बेटा पेप्टाइजेशन जो होता है एक तरीके से उल्टा होता है प्रेसिपिटेशन का। मान लेता हूं मेरे पास एक कोलोइड था और इसके अंदर बीच में कोलोइड के पार्टिकल्स थे। बेटा देखो ये कोलोइड के पार्टिकल्स अगर नीचे बैठ जाए, सारे के सारे नीचे इकट्ठे हो जाए सरफेस के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे इस मेथड को, प्रेसिपिटेशन। तो अगर ये जो प्रेसिपिटेट बने ये वापस सॉल्यूशन में चले जाए, वापस डिस्पर्जन मीडियम में चले जाए, तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, पेप्टाइजेशन। तो मतलब ये एक तरीके से बेटा उल्टा है प्रेसिपिटेशन का। तो मैं बोल सकता हूं बेटा इट इज मिक्सिंग ऑफ dispersed phase and dispersion medium in presence of stabilizing agent। बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कभी फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया, FeOH thrice solution prepared in presence of फेरिक क्लोराइड FeCl3 की प्रेजेंस में। तो बेटा यहाँ पे FeCl3 के अंदर जो Fe+3 के आयंस हैं वो स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। FeOH thrice and Fe+3 is stabilizing agent। It is stabilizing agent। मैं बोल सकता हूं बेटा पेप्टाइजेशन इज रिवर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। पेप्टाइजेशन इज रिवर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। बेटा कोलोइड्स की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा कोलोइड्स क्या होते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कोलोइड्स आर हिट्रोजीनियस मिक्सचर। बेटा कोलोइड्स की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोगों ने सॉल्यूशन के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा। तो देखो बेटा
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैं याद दिला दूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बेटा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे। तो देखो बेटा, मान लो मेरे पास पहले सॉल्यूशन था और सॉल्यूशन के अंदर काफी सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, सोल्यूट पार्टिकल्स। बाद में वो हमने क्या बना दिया, उसको कोलोइड में कन्वर्ट कर दिया। तो कोलोइड में कन्वर्ट करते टाइम बेटा सोल्यूट काफी सारे इकट्ठे होके कोलोइड की साइज बना लेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए बेटा, कम। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, कम। दोबारा बताता हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओनली। और बेटा कोलोइड जब भी बनेगा तो काफी सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके तब कोलोइड बनाएंगे। मतलब अल्टीमेटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं बेटा, कम हो रहे हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी क्या होंगी बेटा, कम हो जाएंगी एज एक्सपेक्टेड से। तो मैं बोल सकता हूं बेटा, एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेज इन कोलोइड फॉर्मेशन, सो वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज। बेटा थर्ड पॉइंट है कोलोइड्स के बारे में कि कोलोइड के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स, वो सिंपल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते। तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी में बोल सकता हूं बेटा, कोलोइड पार्टिकल्स मतलब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। बेटा अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है, जिसके पोर्स काफी ज्यादा छोटे हों। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बेटा एक्चुअली टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कोलोइड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि वो आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको सभी डायरेक्शंस में स्कैटर कर देते हैं। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को, इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइड पार्टिकल्स को, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट। तो पहली बात बेटा मैं बोल सकता हूं टिंडल इफेक्ट के अंदर कि कोलोइड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब्स इंसिडेंट रेज एंड scatters these in all directions। और बेटा इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइड पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। बेटा मान लो मेरे पास एक प्योर सॉल्यूशन है और प्योर सॉल्यूशन के अंदर मैंने यहां से टॉर्च से लाइट लगाई, टॉर्च, और बेटा ये क्या है मेरे पास, प्योर सॉल्यूशन। बेटा प्योर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती, लाइट इसके अंदर से पास होगी और स्ट्रेट बाहर निकल जाएगी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि बेटा प्योर सॉल्यूशन के अंदर
जो मेरे पास लाइट है वो सॉल्यूशन के अंदर से जाएगी और बाहर निकल जाएगी सॉल्यूशन से। अब देखो बेटा, अगर यहां से हम लोगों ने इसको देखा, दिस इज आई, अगर यहां से हमने इसको देखा तो हमें क्या नजर आएगी बेटा? लाइट नजर आएगी। तो हमें यहां से लाइट दिखेगी। लेकिन अगर मैंने ऊपर से इस सॉल्यूशन को देखा, प्योर सॉल्यूशन को अगर मैंने ऊपर से देखा, तो बेटा देखो, लाइट की कोई भी रेज बैंड होके ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। तो इसका मतलब अगर ऊपर से मैं देखूंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा बेटा? प्योर सॉल्यूशन एकदम डार्क, क्योंकि टॉर्च की लाइट किसी भी तरीके से बैंड होके ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। तो ये तो बात हो गई बेटा प्योर सॉल्यूशन की। अब अगर मैं कोलॉइड के अंदर से लाइट को पास करूं, बेटा मान लेता हूं मेरे पास ये कोलॉइड है, यहां से मैंने टॉर्च से लाइट पास करी, दिस इज टॉर्च, और दिस इज कोलॉइड सॉल्यूशन, इट इज नॉट प्योर सॉल्यूशन, और इसमें कोलॉइड के पार्टिकल्स भी हैं। अब देखो बेटा, जब भी मैं इसके अंदर से लाइट पास करूंगा तो लाइट इस तरीके से जाएगी, लेकिन इस लाइट को पहली बात तो थोड़ा सा ब्लॉक कर देंगे। कौन बेटा? कोलॉइड के पार्टिकल्स, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। दीज आर कोलॉइड पार्टिकल्स विच एब्जॉर्ब्स लाइट इंसिडेंट रेज। तो बेटा यहां पे मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर मैं यहां से इस सॉल्यूशन को देखूंगा तो हमें लाइट तो दिखाई देगी, लेकिन बेटा कैसी दिखाई देगी? थोड़ी धुंधली। तो मैं बोल सकता हूं बेटा नॉट क्लियर, नॉट क्लियर इमेज, और लाइट लिख देता हूं, नॉट क्लियर लाइट। और अगर मैं इसी सॉल्यूशन को बेटा ऊपर से देखूंगा तो देखो बेटा, कोलॉइड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको सभी डायरेक्शंस में, इन ऑल डायरेक्शंस में उसको सेंड कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे ये जो कोलॉइड के पार्टिकल्स है, ये लाइट जो इन्होंने एब्जॉर्ब करी उसको सारी डायरेक्शंस में स्कैटर कर देंगे। स्कैटर करने की वजह से बेटा ये जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं ये हमें कैसे दिखाई देंगे? जैसे कि स्टार्स। हमें ऊपर से अगर मैं लाइट को देखूंगा तो कोलॉइड पार्टिकल्स मुझे विजिबल होंगे, कोलॉइड पार्टिकल्स, और वो टिंकलिंग कर रहे होंगे बेटा। कोलॉइड पार्टिकल्स सीम्स लाइक स्टार्स। अगर ऊपर से मैं इस सॉल्यूशन को देखूंगा, क्योंकि कोलॉइड के पार्टिकल्स ने लाइट को एब्जॉर्ब किया है और उसको वो सभी डायरेक्शंस में भेज रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई रेज तो इनसे निकल के आंखों की तरफ भी जा रही होगी। तो हमें यहां से कोलॉइड पार्टिकल्स दिखाई देंगे, लेकिन प्योर सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा। ऊपर से लाइट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अगर मैं देखूंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा बेटा? बिल्कुल डार्क। बट कोलॉइड में मुझे जो कोलॉइड के पार्टिकल्स है वो स्टार्स की तरह दिखाई देंगे। और देखो बेटा, जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है मेरा, इस टिंडल इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन क्या है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ टिंडल इफेक्ट। बेटा टिंडल इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है कि हम जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब कि जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी पावरफुल हो। तो बेटा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है वो पार्टिकल्स को, छोटे पार्टिकल्स को नहीं देख सकता है। एक्चुअली अल्ट्रा माइक्रोस्कोप किस चीज को ऑब्जर्व करता है बेटा? वो कोलॉइड के पार्टिकल्स ने जो स्कैटरिंग करी है उस स्कैटरिंग को ऑब्जर्व करता है। तो स्कैटरिंग को देख के वो हम अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं। तो इसीलिए नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम लोग कोलॉइड के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बिकॉज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है वो बेटा कोलॉइड पार्टिकल्स के द्वारा टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करता है, ना कि कोलॉइड पार्टिकल्स को। तो मैं बोल सकता हूं बेटा
अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व्स Tyndall effect by colloid particles इंस्टेड ऑफ, बेटा ये डायरेक्ट कोलॉइड पार्टिकल्स को नहीं देखता है, उसके बजाय किसको देखता है बेटा, टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करता है। इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग कोलॉइड पार्टिकल्स डायरेक्टली, कोलॉइड पार्टिकल्स डायरेक्टली। अब बेटा टिंडल इफेक्ट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट। बेटा पहली कंडीशन तो क्या है कोलॉइड पार्टिकल्स के द्वारा टिंडल इफेक्ट होने के लिए, कि ये जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं और डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो क्या है बेटा, देयर मस्ट बी large difference between, there must be large difference between refractive indices। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होना चाहिए। बेटा सेकंड कंडीशन क्या है कि जो ये इंसिडेंट रेज आ रही है बेटा, इंसिडेंट रेज की जो वेवलेंथ है वो कोलॉइड पार्टिकल्स के मतलब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के साइज के बराबर होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं बेटा सेकंड कंडीशन क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेज, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेज मस्ट बी सिमिलर टू साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, साइज ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स। बेटा कोलॉइड पार्टिकल्स मतलब किसके पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स। ओके बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज ऑन कोलॉइड पार्टिकल्स। बेटा कोलॉइड पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्यों आता है, तो इसके पीछे से बेटा सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है बेटा कि बाय डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बेटा इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे हम लोगों ने सोप सॉल्यूशन की बात करी थी, C17H35 COO- Na पॉजिटिव, दिस इज सोप। जब भी इसको पानी में डालेंगे बेटा एक्वस कंडीशंस में टूट जाएगा C17H35 COO- एक्वस। ये जो एनायन बना बेटा ये मेरा कैसे बिहेव करता है, मिसेल फॉर्मेशन करता है एंड इट विल फॉर्म कोलॉइड पार्टिकल, प्लस कैटायन विल रिमेन इन सॉल्यूशन। तो बेटा देखो इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन के कारण कोलॉइड पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कैसा आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आया। और बेटा सेकंड जो मेथड है, हम लोगों ने मेटल का डिसइंटीग्रेशन पढ़ा बाय ब्रैडिक्स आर्क मेथड। तो बेटा उस मेथड में क्या होता है, जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है अपने ऊपर, तो इस तरीके से वहां पर भी मेटल के ऊपर क्या होता है बेटा, चार्ज आ सकता है।
बाई, तो मैं सेकंड मेथड बोल सकता हूं बाई कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल सरफेस, ऑन मेटल सरफेस ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। बेटा डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस के दौरान मेटल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, जिसकी वजह से उसके चार्ज आ जाता है। बेटा थर्ड जो टाइप है इसका, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन, प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ एन आयन कॉमन टू colloid particles on colloid। बेटा इसने क्या बोला सी पार्ट में कि जो कोलोइड का पार्टिकल होता है उसके ऊपर एक आयन का या तो कैटायन का या फिर एनायन का एडजॉर्प्शन हो जाएगा। और बेटा किस कैटायन या एनायन का एडजॉर्प्शन होगा? जो कि कोलोइड का ही एक हिस्सा होगा। इसको समझो आप लोग। बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोलोइड बनाया AgNO3 एक्वस प्लस Ki एक्वस, बेटा इन दोनों को जब भी मैंने कंबाइन किया तो मेरे पास क्या बनेगा? AgI। बेटा AgI क्या बन जाएगा? एक कोलोइड बन जाएगा। इट विल फॉर्म ए कोलोइड प्लस KNO3 एक्वस। अब देखो बेटा ये प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन किस तरीके से होता है, इस चीज को आप लोग समझो। और यहीं से वो स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज हम लोग बार बार कर रहे थे, उसकी एक्सप्लेनेशन भी यहीं से आती है। देखो बेटा मान लेता हूं मेरे पास AgNO3 प्लस Ki की रिएक्शन कराने के बाद AgI प्लस KNO3 बन गया। और मैंने बोला AgI क्या है बेटा? एक तरीके से मेरे पास कोलोइड का पार्टिकल है। और बेटा देखो मान लेता हूं यहां पर, इसको ध्यान से समझना आप लोग, ये AgI का एक कोलोइड पार्टिकल है, AgI कोलोइड पार्टिकल। अब मान लेता हूं बेटा मैं इनकी रिएक्शन जब करवाऊंगा तो इस तरीके से करवाऊंगा बेटा कि Ki को मैंने क्या किया बेटा? एक्सेस में ले लिया। बेटा Ki को एक्सेस में ले लिया। देखो अब ये प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कि एक आयन प्रीफर हो जाएगा एडजॉर्प्शन के लिए। प्रीफर मतलब कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। AgI के अंदर बेटा कैटायन क्या है? Ag पॉजिटिव, एनायन क्या है बेटा? I माइनस। और जब भी मैंने ऊपर वाली रिएक्शन करवाई थी देखो बेटा कैटायन वाला पार्ट कम था, एनायन I माइनस क्या है बेटा? ज्यादा, क्योंकि Ki को क्या लिया था मैंने? एक्सेस में। तो पहली बात तो बेटा AgI के ऊपर एडजॉर्प्शन होगा बेटा किसका? या तो Ag पॉजिटिव का या फिर I माइनस का। उसी आयन का एडजॉर्प्शन होगा जो कि कॉमन है कोलोइड के पार्टिकल से, मतलब कि K या फिर NO3 का एडजॉर्प्शन नहीं होगा। एडजॉर्प्शन होगा तो किसका होगा बेटा? AgI के ऊपर, या तो Ag का या फिर I का। और उनमें से भी उसका होगा जो एक्सेस में है। तो बेटा देखो Ag कम है और यहाँ पे I माइनस क्या है? एक्सेस में। तो AgI के पार्टिकल के ऊपर चारों तरफ से आगे कौन चिपक जाएंगे बेटा? यहाँ पर इस केस में I माइनस के मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे इसके ऊपर, I माइनस चिपक गए। अब कोलोइड के पार्टिकल के ऊपर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन चिपके हैं बेटा, मतलब कि AgI का कोलोइड है और इसके ऊपर कौन चिपका है बेटा? I माइनस एडजॉर्ब हुआ है। इसका मतलब दिस कोलोइड इज नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइड। अब देखो बेटा
अगर कोलॉइड का पार्टिकल था और ये मान लो मेरे पास पूरा डिस्पर्जन मीडियम पड़ा हुआ है, काफी बड़ा सा कंटेनर है जिसके अंदर मीडियम है, और अब I माइनस के मॉलिक्यूल्स आके इस कोलॉइड के पार्टिकल के ऊपर चिपक गए, और देखो बेटा इन्होंने इसको क्या कर दिया बेटा, सॉल्यूशन में स्टेबलाइज कर दिया, क्योंकि पहले ये नॉन पोलर था जो कि नीचे पड़ा हुआ था। I माइनस के इसके ऊपर चिपकने के कारण ये क्या बन गया बेटा, पोलर बन गया, और पोलर बनने के बाद अब ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन चारों तरफ से I माइनस इसके पास आ गए। अब I माइनस जो है वो सॉल्यूशन से किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे बेटा, वो किसी पॉजिटिव कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज इनके ऊपर चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है ज्यादा, पॉजिटिव। तो बेटा मान लेता हूं ये तो मेरे पास पहली लेयर बन गई, और इस पहली लेयर के बाद जो दूसरी लेयर बनेगी, क्योंकि I माइनस ने ज्यादा अट्रैक्ट किया होगा किसको, K पॉजिटिव को। कैटायन यहाँ पे क्या है बेटा, K पॉजिटिव या फिर NO3 माइनस। तो इसका मतलब ये है बेटा नेक्स्ट लेयर में ज्यादा नंबर ऑफ आयंस क्या आएंगे, K पॉजिटिव, बिकॉज उनको अट्रैक्ट किया होगा I माइनस ने। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो देखो बेटा ये इसके बाद बन गई सेकेंड लेयर। जो पहली लेयर होती है, जो कोलॉइड पार्टिकल्स के ऊपर जो पहले आयंस चिपके हैं, ये एडजॉर्ब हुए हैं इसके ऊपर, और ये अपनी पोजीशन पर क्या है बेटा, फिक्स हैं। तो इसीलिए इस लेयर को बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। और जो सेकेंड लेयर जो बनी है बेटा, वो सॉल्यूशन के अंदर बनी है। वह सिर्फ इतना है कि I माइनस के आसपास K पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे एज कंपेयर्ड टू NO3 नेगेटिव आयंस के। लेकिन ये सॉल्यूशन में है बेटा, सॉल्यूशन के अंदर है, मतलब कि ये लेयर क्या कर सकती है बेटा, अपनी जगह से थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं K पॉजिटिव आयंस, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये जो लेयर है बेटा, इस लेयर को मैं क्या बोलता हूं, डिफ्यूज्ड लेयर। इस लेयर को क्या बोलूंगा बेटा मैं, डिफ्यूज्ड लेयर बोलूंगा। अब आप लोग एक चीज देखो बेटा, फिक्स्ड लेयर कैसी है, नेगेटिव चार्ज की प्लेट की तरह मान लो, और डिफ्यूज्ड लेयर कैसी है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट मान लो। इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, यहां पे फिक्स्ड लेयर इज नेगेटिव चार्ज एंड डिफ्यूज्ड लेयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको बोलते हैं जिट्टा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको बेटा, जिट्टा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो मैं बोल सकता हूं डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference between fixed layer and diffused layer is called electrokinetic potential, और जिट्टा पोटेंशियल। बेटा एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि एग्जाम में आ सकती है, जिट्टा पोटेंशियल। तो बेटा ये इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखो बेटा दोबारा से समझाता हूं एक बार मैं, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन किस तरीके से होता है बेटा। मान लो AgI का मेरे पास कोलॉइड बना, तो इसके ऊपर इस कोलॉइड के पार्टिकल के ऊपर या तो Ag के आयंस चिपक जाएंगे या फिर I माइनस के आयंस चिपक जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो इन आयंस के एडजॉर्ब होने को ही मैं क्या बोलता हूं बेटा, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। मतलब इतने सारे आयंस मेरे पास सॉल्यूशन में थे, K पॉजिटिव भी था, NO3 माइनस भी था, लेकिन एडजॉर्ब कौन से होंगे बेटा, सिर्फ इन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी, या Ag पॉजिटिव को या फिर I माइनस को, जो कि इस कोलॉइड का एक हिस्सा होंगे। तो बेटा यहाँ पे अगर I माइनस मैंने एक्सेस में लिया था,
तो इसका मतलब AgI के ऊपर क्या चिपकेंगे बेटा, क्या एडजॉर्ब होंगे, I माइनस एडजॉर्ब होंगे। कोलॉइड के पार्टिकल के ऊपर अगर नेगेटिवली चार्ज आयन एडजॉर्ब हुआ है तो इसका मतलब वो कोलॉइड कैसा बनेगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड बनेगा। ये एग्जांपल पूछा जा सकता है नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड का। अब अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करूं, मान लो कोलॉइड का पार्टिकल था AgI और इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गया बेटा कौन सा आयन, I माइनस आयन इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गया। तो ये जो पहली लेयर बन गई I माइनस आयंस की, जो इसके ऊपर फिक्स हो गई, जो इसके ऊपर आकर एडजॉर्ब हो गई, इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। नेगेटिवली चार्ज लेयर बनी है तो अपने आसपास किसको अट्रैक्ट करेगी बेटा, पॉजिटिव कैटायंस को। तो इन्होंने क्या किया बेटा, K पॉजिटिव को आसपास अपने ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया, जो कि सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, डिस्पर्जन मीडियम में पड़े हुए हैं। तो K पॉजिटिव की सेकंड लेयर बन गई कैटायंस की, उसको बोलेंगे डिफ्यूज्ड लेयर, क्योंकि ये आयंस अपनी जगह से हिल सकते हैं, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन डिस्पर्जन मीडियम। और ये जो फिक्स लेयर के जो आयंस हैं बेटा वो क्या है, एडजॉर्ब हो रखे हैं, एक जगह पर फिक्स हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फिक्स लेयर। वन लेयर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकेंड लेयर इज नेगेटिवली चार्ज। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं बेटा, जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है। और अब देखो बेटा, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर मैंने ऐसा किया कि AgNO3 और Ki की रिएक्शन करवाई और यहां पे AgNO3 को मैंने क्या लिया बेटा, एक्सेस में ले लिया, तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, AgI प्लस KNO3। दोबारा से बेटा AgI क्या बन जाएगा, कोलॉइड। और इस कोलॉइड के पार्टिकल के ऊपर देखो बेटा, मुझे एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कोलॉइड का पार्टिकल कैसा है, पानी में घुलेगा नहीं, डिस्पर्जन मीडियम में नीचे बैठ जाएगा। इसको ऊपर डिस्पर्जन मीडियम में डालने के लिए मुझे एक स्टेबलाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। पिछली बार I माइनस एक्सेस में था तो कोलॉइड के पार्टिकल के ऊपर क्या लगा था, I माइनस, लेकिन इस बार कौन सा कैटायन ज्यादा है बेटा, Ag पॉजिटिव। तो इस बार AgI के ऊपर आकर चिपकेगा क्या बेटा, इस बार AgI के पार्टिकल के ऊपर Ag पॉजिटिव आकर एडजॉर्ब हो जाएगा। कोलॉइड के पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर एडजॉर्ब हुआ है तो इसका मतलब बेटा इस कोलॉइड को मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड। अब दोबारा से देखो बेटा, सिंपल है, इस बार मान लेता हूं मेरे पास कोलॉइड का पार्टिकल था, AgI का पार्टिकल था, और इस बार इसके ऊपर आकर चिपक क्या गए हैं बेटा, Ag पॉजिटिव इसके ऊपर आकर एडजॉर्ब हो गए हैं। ये किसका एग्जांपल है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड का। तो जो फिक्स लेयर जो बनी बेटा वो किसकी बनी है, पॉजिटिव चार्ज की। तो इसका मतलब जो ये पॉजिटिव चार्ज Ag पॉजिटिव है, ये अपनी तरफ किसको खींचेंगे बेटा, इस बार एनायंस को, मतलब NO3 माइनस आयंस को। तो जो डिफ्यूज लेयर जो बनेगी वो इस बार नेगेटिवली चार्ज्ड बनेगी। और दोबारा से सेम है एक्सप्लेनेशन, डिफ्यूज्ड लेयर और फिक्स्ड लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल। इसका अगर एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करना चाहें बेटा, फॉर एग्जांपल अगर सेकंड एग्जांपल देखो, FeCl3 फेरिक क्लोराइड को जब भी मैंने पानी में डाला तो मेरे पास बनेगा FeOH3 प्लस 3 मोलिक्यूल्स ऑफ HCl। और ये जो FeOH3 एक्वस बन गया, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोलॉइड। FeOH3 इसके ऊपर कौन सा आयन एडजॉर्ब होगा बेटा, Fe+3। Fe+3 इसके ऊपर एडजॉर्ब हुआ, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड का एग्जांपल है।
लेकिन अगर मैंने FeCl3 को डिजोल्व कर दिया डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH, तो बेटा इस बार FeOH3 प्लस 3NaCl सेम टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, लेकिन इस बार FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर OH माइनस आयंस एडजॉर्ब होंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या बनेगा बेटा, कोलोइड बनेगा। आप लोग पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों होगा। देखो बेटा, जब FeCl3 को H2 में मिलाया ये रिएक्शन हुई फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अब यहाँ पे दो टाइप के आयन है बेटा जो इसके ऊपर एडजॉर्ब हो सकते हैं, या तो Fe+3 एडजॉर्ब हो जाए या फिर OH माइनस एडजॉर्ब हो जाए। अब OH माइनस कहां से आ रही है बेटा, वाटर से आए हैं, लेकिन वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये आयंस में बहुत कम टूटेगा बेटा, तो इसका मतलब OH माइनस आयन काफी ज्यादा कम प्रोड्यूस होंगे एज कंपेयर टू Fe+3। तो मैं बोल सकता हूं बेटा यहाँ पे Fe+3 के जो आयंस हैं वो क्या है बेटा, ज्यादा है एज कंपेयर टू OH माइनस आयंस। तो जो आयन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं वो ही एडजॉर्ब होते हैं। लेकिन दूसरे केस में बेटा मैंने क्या ले लिया, बेस ले लिया NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर KOH, तो यहाँ पे OH माइनस आयंस का अमाउंट क्या होगा बेटा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। वाटर की वजह से OH माइनस कम प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन NaOH की वजह से OH माइनस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो इस बार अगर OH माइनस ज्यादा प्रोड्यूस हुए तो एडजॉर्ब भी कौन से होंगे बेटा, OH माइनस आयंस ही एडजॉर्ब होंगे। तो ये बन गया नेगेटिवली चार्ज कोलोइड। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। बेटा कोलोइड पार्टिकल्स की ब्राउनियन मूवमेंट मतलब क्या होता है, इनकी जिगजैग मूवमेंट होती है बेटा। जिगजैग मींस इन रैंडम डायरेक्शन से इधर उधर मूव करते रहते हैं, कभी इधर डायरेक्शन में जाएंगे कभी दूसरी डायरेक्शन में चेंज होती रहेगी। तो बेटा जिगजैग मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, बेटा इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। और बेटा ये मूवमेंट क्यों होती है, बिकॉज डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ कोलोइड होते रहते हैं, और उनके कारण इसमें क्या होगा बेटा, जिगजैग मूवमेंट। तो मैं बोल सकता हूं बेटा इट इज ड्यू टू कोलिजन between particles of dispersed phase and dispersion medium।